हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है साइकोलॉजी को लेकर के, जहां हम साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे और इन डिटेल करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स कच्चे हैं ना साइकोलॉजी में, तो ये आपके पास एक बेहतरीन अवसर है जहां पर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और जान सकते हो कि क्वेश्चंस जो आते हैं उनको किस तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद ना मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी कराया करूँगी, जिससे आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप लोगों को डील करना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि हम क्या करें, हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि साइकोलॉजी में ना ये चीज़ तो है ही, बिल्कुल आप कैसा माइंडसेट लेकर के चल रहे हो, तो इसके ऊपर भी बहुत चीज़ डिपेंड करती है। तो वही चीज़ें हम लोग जानेंगे। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल आप लोग के लिए ना, आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब की साइड में ना एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बात करूँ मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो मैंने थोड़ा सा ना आप लोगों को जेस्ट में बता दिया था, इंट्रोडक्शन सा दे दिया था हल्का सा प्रीवियस पार्ट में। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल कराया है। बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो मैंने वीडियो डाली है, दूसरा पार्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डाला है, उसमें मैंने आप सबको विकास के सिद्धांत कराए हैं, मानव विकास के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो कराए हैं। और आज हम पार्ट 3 में देखेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं ना, वो सब विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब देखने वाली है, ठीक है। पिक्चर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इन्फेंसी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, लेटर चाइल्डहुड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, एडल्टहुड के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पढ़ेंगे हम शिशु काल के बारे में, शिशु अवस्था के बारे में, ठीक है। इन्फेंसी या इन्फेंट जिसे कह सकते हो, इन्फेंसी का जो दौर होता है बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है टाइम पीरियड किसका है। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है और उसमें एक चार्ट भी शो किया है, और मैंने सब कुछ बताया है कि इस एज का होता है ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन्फेंसी की अगर बात करूँ तो 0 से 2 वर्ष तक ये होता है इन्फेंसी का काल। और इन्फेंसी का ये जो टाइम पीरियड है ना, ये पूछा गया था सीटेट 2015 में भी, जिसमें ऑप्शन दे दिए गए थे 0 से 2, 0 से 3। तो राइट आंसर हो गया था बेटा 0 से 2 होता है, तो याद रखिएगा। और अगर बात करूँ प्याजे की, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में कराने वाली हूँ, प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो रखा गया है ना 0 से 2 वर्ष, तो वही इन्फेंसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर बात करूँ इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी में बेटा जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल स्टेज में होते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल स्टेज से पहले के आप कह सकते हो इसमें। और ये जो इन्फेंसी जो स्टेज है ना, इसमें ना बहुत ही रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही जो वृद्धि और विकास है ना, वो तीव्रता से होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इन्फेंसी स्टेज ऐसी है जहाँ पर रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है। एक चीज़ यहाँ पर ना एक तथ्य बताना चाहूँगी कि जो रैपिड डेवलपमेंट है ना, वो बेसिकली नियोनेट्स में सबसे ज़्यादा होती है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है और 9 महीने का जो काल होता है, ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, उससे पहले जो 9 मंथ्स तक जो बच्चा माता के गर्भ में रहता है, उसमें सबसे तेज़ी से डेवलपमेंट होती है। लेकिन एनवायरनमेंट में आने के बाद, या फिर कह सकते हो जन्म लेने के पश्चात अगर हम देखें, तो इन्फेंसी या फिर शिशु अवस्था में सबसे तेज़ी से विकास और वृद्धि देखने को मिलती है। सिर्फ यहाँ आप देख सकते हो जो बच्चे के इनर और आउटर ऑर्गन्स है, ठीक है, अंदरूनी या बाहरी जो अंग हैं, उनका भी डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड स्पीड से होता है। बच्चे का एज अ रिज़ल्ट हाइट एंड वेट ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये चीज़ आप लोगों को ना बहुत ज़रूरी है जानने कि नियोनेट्स क्या होते हैं। नियोनेट्स होते हैं बेटा जो पहले 2 हफ्ते तक, न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेते ही पहले 2 हफ्ते तक का जो बेबी होता है ना, उसको हम कहते हैं नियोनेट्स।
हिंदी वाले बच्चे भी इसको वर्ड को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ना टर्म्स ना इसी तरीके से दे दी जाती है हिंदी में लिख करके भी कई चीज़ें। तो नियोनेट्स होते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स का जो बेबी होता है उसको कहते हैं। और बेसिकली उनकी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूँ तो बहुत ही मुलायम सी सॉफ्ट स्किन होती है, रिंकल्ड स्किन होती है, थोड़े से गुलझट वाले हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। स्किन उनकी ऐसी होती है। और अगर बात करूँ उनकी नींद की तो 18 से 20 घंटे तक ये बच्चे सोते हैं। और बेसिकली ये जब उनको भूख लगती है तो ये रोने लग जाते हैं। जैसे ही इनकी भूख शांत होती है, मदर इनको फीड कराती है, तभी फिर से वो अगेन सो जाते हैं। तो 18 से 20 घंटे तक बच्चा सोता रहता है और इसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट भी बच्चे की होती है, ठीक है। अगर बात करें इसमें आगे, तो बच्चा बात आ जाती है कि यहाँ पर बच्चा जो है ना वो डिपेंड होता है बेसिकली फैमिली मेम्बर्स पे तो होते हैं, लेकिन मेनली जो डिपेंड होता है वो होता है मदर पर, ठीक है। मदर के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चा जो है रिकग्नाइज करना स्टार्ट करता है माता को, बेसिकली स्मेलिंग से रिकग्नाइज करना शुरू करता है, ठीक है। कहते हैं ना कि माता की गंध ले लेता है, मतलब कि स्मेलिंग पावर से बच्चा रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है मदर को। फ्यू मंथ्स लेटर चाइल्ड इज़ एबल टू बेबल करना शुरू करता है, ठीक है। फिर उसकी जो मस्कुलर मूवमेंट है उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और धीरे धीरे फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले तो बच्चा क्या करेगा, रैंडमली हाथ पैर हिलाएगा, रैंडमली अगर आपने देखा होगा तो हाथ पैर हिला देगा। लेकिन ये जो बात हुई है कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट्स की, जो लेटर ऑन डेवलपमेंट होती है 6 महीने के बाद, जब आपने बच्चा देखा होगा तो उसके सामने अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके सामने कुछ टॉयज़ वगैरह डाल रहे हो तो उसको उठाने की कोशिश करेगा। तो ये है कि कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है, बच्चा रेंगना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसकी जब रेंगना शुरू करता है तो उसकी क्यूरियोसिटी, जो उसकी जिज्ञासा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और बहुत ही कहते हैं ना बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा को बिल्कुल भी मारने नहीं देना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है ना तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके आंसर दो, ना कि उसके आंसर से बचो या कहो कि बेटा चुप हो जा या उसको फ़ोन थमा दिया। ऐसा नहीं करना। बच्चे को जो भी पूछ रहा है उसका आप आंसर कीजिए। आजकल तो इतनी सारी सुविधा है कि आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, है ना। इससे ईज़ी और क्या हो सकता है कि हम कुछ मिनट्स में ही आंसर पा सकते हैं जो भी हमें सर्च करना होता है। अब यहाँ मैंने ना पिछली वीडियोस में आप लोगों को ना 2 चीज़ें बताई थी, शेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के बारे में। तो शेफालोकॉर्डल में मैंने बताया था कि हेड का जो कंट्रोल है ना वो सबसे पहले होता है। जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैनर में होती है, हेड टू टो की तरफ होती है, मतलब कि सर से पैर की तरफ होती है। तो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने हेड का जो गेन है, कंट्रोल है, वो चीज़ बच्चा पा लेता है और उसके बाद जो लोअर बॉडी पार्ट्स है उसका कंट्रोल बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है इसमें कुछ इसकी विशेषताएं। इसमें बच्चे बेसलेस इमेजिनेशंस बच्चे की होती है, ठीक है। बच्चा अपने तक ही केंद्रित रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। बस उसके अगर भूख लग रही है, उसकी नीड्स जो है उसको फुलफिल कर दे, ख़त्म। इतना है कि बच्चे की जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स तक ही रिलेटेड है ये वाले स्टेज, कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको कुछ खाने को दे दो, फीड करा दो, तो बच्चा शांत, मतलब दोबारा से हंसना खेलना कूदना अपने तक ही सीमित रहेगा, टॉयज़ तक सीमित रहेगा। उसको संसार की कुछ नहीं पड़ी, उसको पड़ोसियों का कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। तो आत्म केंद्रित होता है बच्चा एक तरीके से। अगर प्याजे की कहे तो भाई सेंसिटिव मोटर स्टेज में बच्चा को रखा गया है 0 से 2 वर्ष की आयु में, जहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जिसको आप कह सकते हो, जैसे आपके जो आंखें हैं वो फड़कती है, मतलब कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ कह सकते हो, या फिर आपका जैसे दिल धड़कता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, वे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में कह रही हूँ ये चीज़ें। फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ बच्चा मूव ऑन करना शुरू कर देता है, मतलब कि अगर कोई टॉय पड़ा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर कोई सामान है जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, उसकी तरफ क्यूरियस है, तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करेगा, रेंग करके जाएगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ इसके आप कह सकते हो विशेषताएं है इस वाले स्टेज की, इन्फेंसी की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर।
अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की अगर बात करूँ मैं टाइम पीरियड की, तो बात आ जाती है यहाँ पर 2 से 5 से 6 वर्ष तक की आयु में ये बच्चे इनको रखा जा सकता है, ठीक है। 2 से 5 या 6 वर्ष की आयु में इनको रखा जा सकता है। ये जो स्टेज है ना, इसको प्री स्कूल स्टेज तो नहीं, आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो होती है ना, जो पहले से 12वीं तक की होती है, उससे पहले के बच्चे ये होते हैं। इसमें बेसिकली बच्चे हमें प्ले स्कूल में या फिर आप कह सकते हो कि प्रिपरेटरी क्लासेस में या प्री स्कूल में हमें देखने को मिलते हैं। प्रिपरेटरी क्लासेस मतलब आरंभिक जो क्लासेस होती है, जैसे नर्सरी हो गई, केजी, यूकेजी, एलकेजी, ये चीज़ें हैं ना, इन वाले स्टेज में बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। और इस वाले स्टेज में ना बच्चे का काफ़ी बिहेवियर जो होता है वो रिफाइन हो जाता है। पहले क्या होता है, बच्चा जनरल रिस्पॉन्स देता है। हर अगर मदर ब्लैक सूट पहना है तो सोचेगा कि हर एक ब्लैक सूट पहनने वाले उसकी मदर है, जनरलाइज कर लेता है कंसेप्ट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर जो है वो रिफाइन होना शुरू कर देता है, लोगों से वो जुड़ना शुरू हो जाता है, एसोसिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स से, आसपास में जो अगर उसके फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल जाता है वहाँ भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर जो है फिजिकल ग्रोथ तो बच्चे की नॉर्मल होती है, लेकिन कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक जो एबिलिटीज़ है वो बहुत एक उनमें विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। जो संज्ञानात्मक विकास है या भाषिक विकास है ना, उनकी क्षमताएं ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर ना हमें सेमियोटिक फंक्शनिंग देखने को मिलती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेमियोटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि बच्चा जो है ना रिप्रेजेंटेशंस को क्रिएट करता है, जो उसकी प्रतिनिधित्व और शायद रिप्रेजेंटेशन, जो इमेज फॉर्मेशन है ना, उसको क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। आई मीन इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है ना दूसरों के एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, जो बच्चा जो लोग कर रहे हैं उसके समक्ष, ठीक है, उनको वो अवलोकन करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, और लेटर ऑन बाद में उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है, उसके एक्शन को दोहराता है, ठीक है। तो यही बात कही गई है सेमियोटिक फंक्शन में कि इमिटेशन ऑफ एक्शन है ये। कुछ उन्होंने किसी को करते हुए देखा तो बाद में वो चीज़ रिपीट कर रहा है, वो भी उसकी नकल कर रहा है, तो ये होता है सेमियोटिक फंक्शन। और इस वाले स्टेज में बच्चा सिंबल्स से डील करना शुरू कर देता है, रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब अगर बात करूँ तो यहाँ पर लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी या पलटवाद का बच्चे को ज्ञान नहीं होता है। अगर दो सेम टाइप के कंटेनर्स बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, दोनों में बता दिया है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन बाद में हम क्या कर रहे हैं कि एक जार में से, या जो एक बर्तन है उसमें से हमने एक पतला और जो लंबा है उसमें डाल दिया है पानी। तो फिर अगर बच्चे से पूछा जाए कि किस में ज़्यादा है, तो बच्चा हो सकता है आपको कहे कि ये जो जार है इस वाले में ज़्यादा पानी है, बिकॉज बच्चा पलटवाद की जो एबिलिटी है ना, रिवर्सिबिलिटी की जो एबिलिटी है, वो चीज़ इसमें नहीं होती है, ठीक है, वो चीज़ इसमें नहीं आती है। तो इस तरीके के हमें आंसर्स देखने को मिल सकते हैं। और धीरे धीरे रिवर्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो बच्चे में आना शुरू हो जाता है। लेटर चाइल्डहुड तक ये बच्चे जानना शुरू कर देते हैं कि दोनों में सेम क्वांटिटी थी। और इसके अलावा अगर इसमें और ज़्यादा हम विशेषताएं देखें स्टेज की, तो मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी, नॉट ओनली दिस, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है ना, इसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करता है, अपना स्वतंत्रता को एंजॉय करना पसंद करता है। डेली फंक्शनिंग बच्चा इसमें खुद कर लेता है, जो भी दिनचर्या के काम है, ठीक है। पहले क्या करते हो आप लोग, बच्चे को नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो, खाना खिलाते हो, हर एक चीज़ एल्डर्स या पेरेंट्स करते हैं। लेकिन फिर इस स्टेज में आने के बाद बच्चा खुद से खाना, खुद से नहाना, खुद से कपड़े पहनना, ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जब
अगर उसको लगे कि दूसरा वो अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और उसमें हम कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरवेन कर रहे हैं, तो बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आती। इस वाले स्टेज में बच्चा जो है कभी कभी एग्रेसिव भी देखने को मिलता है, बच्चा में थोड़ा क्रोध भी देखने को मिलता है अगर उसको रोका जाए। जैसे अगर बच्चा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है और हम उसे रोक रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है, डिसोबीडियंट भी हो जाता है, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर भी समटाइम्स देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हेटर वाला नहीं, इतना ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन एग्रेसिव बच्चा हो जाता है कभी कभी कि आप मुझे खेलने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हो, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, या फिर आप मुझे बाहर लेकर के क्यों नहीं जा रहे हो। आजकल यही है कि बच्चे को बाहर घूमने का बहुत बड़ा शौक है। जो भी बच्चे को बाहर लेकर के जाता है ना बच्चा, उसके देखता है कि बच्चा कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर जा रहा है, तभी रोना स्टार्ट कर देगा कि मुझे भी लेकर के जाइए। तो इतने बच्चे कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है। टाइम के साथ देखने को मिलता है कि हम तो पागल ही थे, और आज के बच्चे में कितना डिफरेंस आ गया है, और आगे चल करके हमें और भी ज़्यादा बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस स्टेज की बात कर रही थी कि इस वाले स्टेज में ना बच्चा जो है ज़्यादातर टाइम अपने टॉयज़ के साथ खिलौने से खेलने में ही व्यतीत करता है। मैंने एक चीज़ बता दी है ये कि इस वाली अवस्था में जो बच्चा है वो प्रिपरेटरी क्लासेस में होता है, मतलब आरंभिक जो कक्षाएं होती है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, इस वाले में होता है। मेन स्ट्रीम एजुकेशन इसमें नहीं होती है, मतलब मेन स्ट्रीम का मतलब है पहली से 12वीं वाला सीन नहीं है, उससे पहले वाली या तो प्ले स्कूल में आपको देखने को मिलता है 2-2.5 साल का बच्चा, अदरवाइज आपको नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाली स्टेज में देखने को मिलता है। यहाँ जो बच्चा होता है वो आत्म केंद्रित होता है, और अपने परसेप्शन जो उसने बना लिए है, ठीक है, अपने परसेप्शन की वजह से वो दूसरों का जो व्यू पॉइंट है ना वो नहीं समझ पाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, इसको ही ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं, इसको ही ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी कहते हैं, आत्म केंद्रित चिंतन भी इसको कहते हैं। सेल्फ सेंट्रिक होता है अपने व्यू पॉइंट की वजह से, अपने जो व्यूज़ बना लिए हैं, परसेप्शन बना लिया है, उसकी वजह से दूसरों के व्यू पॉइंट्स नहीं समझ पाता है। बहुत ही क्यूरियस होता है इस वाले स्टेज में, बहुत ही जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर, बहुत ही आतुर होता है। और बच्चा ना दे लव टू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना बच्चे को बहुत पसंद होता है। चाहे फिर वो टॉयज़ को ही मान लीजिए कि बच्चा अगर कोई टॉयज़ देख रहा है, टॉयज़ के साथ खेल रहा है, तो उसको कभी तोड़ देगा, गिरा देगा, मतलब फेंक फेंक करके देखेगा, कभी उसको दीवार पर उसको बजा करके देखेगा, कभी फर्श पर बजा करके देखेगा, ठीक है। समटाइम्स क्या करता है कि बच्चा टॉय या ऑब्जेक्ट को तोड़ भी देता है, उसको जानना होता है कि उसके अंदर है क्या। अगर आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ क्यों आ रही है। जैसे बच्चों के खिलौने में अलग अलग तरीके की साउंड्स भी होती है जो उनको अच्छी लगती है, और जो उनकी क्यूरियोसिटी को और भी ज़्यादा हाई कर देती है, और समटाइम्स वे तोड़ करके देखते हैं कि इसके अंदर थी क्या चीज़, क्यों ऐसा साउंड कर रहा था। तो इतने क्यूरियस बच्चे होते हैं। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, ये मत सोचिएगा कि मैं फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब वाली बात कर रही हूँ, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पर टॉयज़ के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, इन चीज़ों के साथ बच्चा मतलब घुलना मिलना शुरू कर देता है, वेरिएशन देखना शुरू कर देता है। कभी उसको दीवार पर मार रहा, कभी उसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ बचाना शुरू किया, कभी ये जानने की कोशिश की कि इसके अंदर से आवाज़ क्यों आ रही है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या करते हैं इस वाले स्टेज में, एल्डर्स को, अपने जो बड़े हैं उनको, कार्टून कैरेक्टर्स को और अदर पीपल जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं फैमिली में, उनको इमिटेट करते हैं बेसिकली। आप लोगों ने देखा होगा कि इस स्टेज में अगर बच्चे हैं ना कार्टून अगर देखते हैं, तो छोटा भीम, निंजा हथौड़ी, इस टाइप के जो ये कार्टून कैरेक्टर, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, मोटू पतलू, ये सब इनको कॉपी करते हैं। इनका मतलब इनका बिहेवियर जो है ना, जो देखते हैं उनको लोगों के सामने कर देते हैं। इतने अब मुझे हैरानी हो जाती है कि बच्चे ये कहाँ से लेकर के आते हैं, और जैसे हमारे अंदर मतलब ऐसा शो करेंगे कि शक्ति आ रही है और छोटा भीम बन गया, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती है इस वाले स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। मेरा भी एक नेफ्यू है, उसमें वो छोटा भीम की बहुत एक्टिंग करता है, तो मैं इस वजह से छोटा भीम ज़्यादा कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि ये 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। तो नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करूँ,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करूँ तो आ जाएगा बेटा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड है जो 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है 6 से 12 वर्ष तक की इनके जो ये सीमा है या टाइम पीरियड है वो होता है। और इस स्टेज को काफ़ी नामों से जाना जाता है। ट्रबलसम स्टेज भी कहा गया है, ठीक है, ट्रबलसम स्टेज भी कहा गया है, प्रॉब्लमेटिक स्टेज आप कह सकते हो, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा गया है। बेसिकली कई बच्चे पूछते हैं कि प्राइमरी और एलिमेंट्री में क्या अंतर है। तो प्राइमरी की अगर बात करो तो पहली से 5वीं क्लासेस इसके अंदर आ जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करो तो पहली से 8वीं तक इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी इसको कहा गया है। और बाकी अगर बात करूँ कि ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने पीयर ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप क्या हो गया कि सेम एज के हो, ठीक है, सेम एज के हो, उनके क्लासमेट हो सकते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सेम जेंडर के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के साथ अपना ग्रुप बना रही है इस वाले स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है, ठीक है। अगर बॉयज़ है तो वो बॉयज़ के साथ अपना सर्कल बना रही है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हर किसी के साथ खेलते हैं, लड़के हो लड़की हो उनके साथ खेलते हैं। लेकिन ये वाली जो स्टेज होती है ना, लेटर चाइल्डहुड, तो इसमें देखने को मिलता है कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलते हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियों का सर्कल होगा, लड़के हैं तो लड़कों का सर्कल होगा, ठीक है। ये चीज़ ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इस वाली स्टेज में देखने को मिलती है, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ क्या है कि अपने पीयर्स का एक्सेप्टेंस या स्वीकृति बच्चा चाहता है कि मुझे भी ग्रुप का मेंबर बना लिया जाए। और कई बार ना देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चे लड़ते हैं, चाहे वो ड्रेसेस है चाहे वो टॉयज़ है। ऐसी ऐसी बातों पर बच्चों के झगड़े देखने को मिलते हैं। किसी ने किसी का टॉय तोड़ दिया, किसी ने किसी का, छोटी छोटी बातों पर आप कह सकते हो, ठीक है। ड्रेसेस के ऊपर, ड्रेस पे अगर ज़रा सा कुछ लग गया तो तूने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, ये हो गया वो हो गया, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये वाली जो स्टेज है ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेज है, बहुत ही महत्व रखती है आगे वाली स्टेज में भी। और इसमें अगर बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे को समझ हो जाती है कि हमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो वो पढ़ाई की तरफ भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपना स्कूल का जो होमवर्क है या जो भी वर्क है वो सब करते हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं इस स्टेज में, और फ्रेंडशिप आगे तक लेटर स्टेजेस तक भी कंटिन्यू रहती है। यहाँ जो बच्चा सीखता है, लर्न करता है, अनुभव जो भी प्राप्त होता है ना, वो लेटर स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और उसके जीवन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है, एकेडमिकली भी। और बच्चे के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, पोटेंशियल होती है इस वाले स्टेज में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो लेटर चाइल्डहुड में ना हर एक चीज़, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर समझ आ जाती है मोरल, नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, और इंटेलेक्चुअल वे में भी बच्चों का विकास होता है लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। सो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है बेटा डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आप किशोरावस्था को कह सकते हो, टीनेज बेसिकली इसमें आती है, ठीक है। 12-13 से लेकर के 18-19 साल तक ये जो स्टेज है वो रहती है। टीनेज इसको कहते हैं। टीनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप बोलते हो ना 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो सब में क्या आ रहा है? टीनेज, टीन आ रहा है ना, तो इसी को इसको कहते हैं टीन एज। कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते कि टीनेज टीनेज क्या है ये, तो ये इस वजह से है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना 13, 14, 15, 18, 19, तो इसलिए इसको टीनेज कहते हैं और इस ग्रुप वाले बच्चों को टीनेजर्स कहते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और इसमें बच्चा जो है सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल चेंजेस देखता है। इस वाले स्टेज में अपने आप को, सेल्फ को मैनेज करना इसमें मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये एक ट्रांजिशन स्टेज है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेज है। यहाँ पर बच्चा जो है ना, चाइल्डहुड से निकल करके एडोलेसेंस में जाता है, बाल्यावस्था से निकल करके किशोरावस्था में जो प्रवेश करता है ना, तो यहाँ पर डील करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनके जो बिहेवियर होता है ना, बच्चे का जो व्यवहार होता है या बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, तो कई बार तो उनको इस तरीके से पेरेंट्स लेते हैं कि अब आप ग्रोन अप हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, इस तरीके की चीज़ें मत करो, ये नहीं करना है, अब आप बड़े हो चुके हो। और कई बार बच्चा जो एक्टिविटी करता है उसको ऐसे कहते हैं कि आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो, आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत है।
उनको रोका टोकी करते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर के कंफ्यूज्ड हो जाता है। बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि असल में मैं हूँ क्या, या अपने रोल कंफ्यूजन भी हो जाता है। साथ में अगर करियर को लेकर के बात करें तो ये जो स्टेज है 13 मतलब से लेकर के 19 तक, इस दौरान बच्चे को अपने करियर को लेकर भी चिंता होती है कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है। अपने रोल को लेकर के बच्चा काफ़ी चिंता में होता है। यहाँ पर बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज़ बच्चे के अंदर या गर्ल्स में और बॉयज़ में फिज़िकल चेंजेस काफ़ी सारे आते हैं, हार्मोनल चेंजेस काफ़ी सारे आते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव होने की वजह से बच्चों के अंदर जो ये शारीरिक शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, लड़कों में मूंछ दाढ़ी आ रही है, आवाज़ में भारीपन आ रहा है, गर्ल्स में ब्रेस्ट ग्रो हो रही है, या फिर और भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चा थोड़ा परेशान भी रहता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, जिसकी वजह से इमोशनल क्राइसिस भी, इमोशनली डिस्टर्बेंस बच्चा रहता है। इमोशनली या संवेदनात्मक तौर पर बच्चा जो है काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब रहता है। और ये जो इस वाली स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बच्चों में देखने को मिलती है। और इसमें क्या है कि बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इन्फेटुएशन होता है, बेसिकली प्यार नहीं इन्फेटुएशन है, आकर्षण है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है अट्रैक्टिव फील करते हैं एक दूसरे की तरफ। लड़कियां हैं तो वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। पहले जो लेटर चाइल्डहुड में बताया था कि सेम अपने लड़कियों का ग्रुप होता है, लड़कों का ग्रुप होता है, और लड़कों को कहते हैं कि लड़के बहुत गंदे होते हैं, लड़कियां कहती है कि लड़के बहुत गंदे होते हैं, लड़के कहते हैं लड़कियां बहुत गंदी होती है। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद एक आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर बात करूँ तो इस वाली स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। चिंता और तूफानी काल इसको कह सकते हो। और एक जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम हॉल है। हॉल ने कहा है कि एडोलेसेंस इज़ अ टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसने कहा है। तो उस ऑप्शन में अगर आपको हॉल दिखता है तो हॉल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा जिसने कहा है कि किशोर अवस्था एक चिंता और तूफानी काल है, जिन्होंने इस तरीके से एडोलेसेंस को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि बच्चों को काफ़ी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पर बच्चे को एक राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माता पिता को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, या सही तरीके से बच्चों को डील कैसे करे बच्चा, जो उनके जिस भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से बच्चा फेस कर रहा है, जो अपने अंदर बदलाव आ रहे हैं, उससे परेशान है, तो उस चीज़ से कैसे उभर सकता है। पेरेंट्स को ना एक फ्रेंड की तरह गाइड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आप लोग भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आगे चल कर के आप फ्यूचर टीचर तो बनोगे ही, ठीक है। मेरी तो आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा रहेगी ही, ठीक है। साथ में पेरेंट्स भी बनोगे तो भाई मैं यही समझाना चाहूँगी कि एडोलेसेंस में जब भी आपके बच्चे हो तो उनको ना एक दोस्त की तरह लेना। उनको मतलब ज़रूरी है ये चीज़ कि बच्चे को एक सही मार्गदर्शन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है। एक अच्छा टीचर वही है जो एक फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, ठीक है। फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, एक दोस्त की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, एक दर्शन शास्त्री की तरह उनका मार्गदर्शन करे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बात कर रही हूँ कि इस वाले स्टेज में ज़रूरी है कि बच्चे की एंग्जाइटी को, बच्चे को मतलब सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे जो है ना वो गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो इन चीज़ों से डील नहीं कर पाते, या कुछ भी गलत कह सकते हो, गलत रास्ते पर भटक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ अनरियलिज्म की इसको स्टेज भी कहा गया है कि यहाँ पर बच्चों के डिज़ायर्स या महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है। बच्चा सोचता है कि मैं सबसे टॉप पर रहूँ, मैं ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँ, सब मुझे पसंद करे। इस टाइप के ख्याल भी बच्चों में रहते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आती है।
बच्चा अपना चाहता है कि भाई बहुत अच्छा करियर हो, बहुत ब्राइट फ्यूचर हो, इस टाइप के जो ख्याल है, इसकी वजह से समटाइम्स देखने को मिलता है कि करियर को लेकर के भी प्रेशर होता है, एजुकेशन को लेकर भी प्रेशर होता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल हाइक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है एडोलेसेंस स्टेज, किशोर अवस्था की स्टेज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट है, लास्ट जो स्टेज है वो है एडल्टहुड। एडल्टहुड एक काफ़ी मेच्योर स्टेज है, जिसको आप कह सकते हो प्रौढ़ अवस्था है। ठीक है, इस वाले स्टेज में ना बच्चा अपना मतलब जो पर्सन है वो अपना करियर और फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस बेसिकली बहुत मतलब समझदार हो जाता है, अपने अनुभवों से सीखता है। और यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ और मैरिज के जो बेसिकली गोल है वो चीज़ अचीव करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फेज़ है ये। लेटर पार्ट की अगर बात करें तो बच्चे फैमिली प्लानिंग होती है, अगर शादी हुई है तो फैमिली प्लानिंग भी होगी, बच्चे भी होके तो होल फैमिली की, पूरी परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। और एक मैच्योर पर्सन की तरह डील करता है। अगर उनसे कोई अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ पूछ रहा है तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेगा, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस को जो भी उसने लाइफ में गैदर किया है उसका यूज़ करेगा। लास्ट पार्ट अगर एडल्टहुड की करूँ तो वो हो जाती है ओल्ड एज, जहाँ पर लोग रिटायरमेंट स्टेज में या फिर नियरली रिटायरमेंट स्टेज में 55 से 60 वर्ष की आयु में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कंसर्न है ना इंडिविजुअल का, हेल्थ के ऊपर के ज़्यादा हो जाता है फोकस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वृद्धावस्था में बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है। जोड़ों में दर्द, ये सब कॉमन हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गई, इस तरीके के रोग भी हो जाते हैं। तो हेल्थ को लेकर के इस वाली स्टेज में, एडल्टहुड में लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट है कि इस वाली स्टेज में ना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देखने को मिलता है। आध्यात्मिक रूप से भी बच्चे, आध्यात्मिक रूप से भी लोगों में मतलब सजगता हो जाती है। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। तो इस चीज़ को लेकर भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि चार धाम की यात्रा हो गई, या फिर ध्यान या मेडिटेशन ज़्यादा करना, पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में भी रुचि बढ़ जाती है। अल्टीमेट एम ये होता है कि हम जान सके कि परमात्मा को, जीवन के सत्य को। तो इस चीज़ की नॉलेज देखने को मिलती है इस स्टेज में। ठीक है, तो ये है अडल्टहुड। तो अडल्टहुड का आप लोगों को ये चीज़ इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। सो यहाँ होती है हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केवी स्पेशल चैनल। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन है, कुछ लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम है या कुछ भी ऐसा, कोई भी सजेशन हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग दे सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।